वेलकम बैक। और मैं एक बार फिर से आ चुका हूँ, विजय कुमार। टारगेट मॉडल पेपर बायोलॉजी, और ये 12th बिहार बोर्ड एग्जाम होने वाले के सारे क्वेश्चन हैं। ये तो आपको एग्जाम में 42 क्वेश्चन या 70 आएंगे, ये तो बाद में देखेंगे हम लोग। लेकिन आपको 35 मार्क्स बनाने हैं, ठीक है। 100% 100 आंसर, 100% ही सही आंसर मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन ये देखिए, यहाँ पर आ चुका है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में 1 से 42 तक में 35 का जवाब देना है, ताकि 35 गुना 1। और ये किसके लिए है? 12th नंबर के लिए। किसके? 12th क्लास के लिए। कौन? BSEB बोर्ड पटना, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, जो इंटर के द्वारा दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, और सही आंसर के साथ हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। नंबर 1 में आते हैं। मनुष्य में अपरा निर्माण होता है, तो मनुष्य में अपरा निर्माण किसके द्वारा होता है? तो कल एलेंटोस और कैरियोन्स, ये दो होता है, एलियंटोस के द्वारा भी और कैरियोन के द्वारा भी। तो बी और सी नहीं मार सकते हैं, तो डी में देखिए आपका दिया गया है ऑप्शंस, कैरियोन और एलेंटोस। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, ठीक है। तो सवाल का सही जवाब क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? डी नंबर, कैरियोन और एलेंटोस के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? तो आपको जानकारी के लिए बता दिया जाए कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और कुछ लोग 7 जुलाई बोलेंगे, तो 7 जुलाई को वर्ल्ड चॉकलेट डे मनाया जाता है, वर्ल्ड चॉकलेट डे। इसको याद रखेंगे, वर्ल्ड चॉकलेट डे। और 7 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो जन औषधि दिवस, जन औषधि दिवस याद रखिएगा, जन औषधि दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि क्या मनाया जाता है। तो 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, विश्व जनसंख्या दिवस, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो परिपक्व मादा की बनने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं अंडजनन। इस प्रक्रिया को कहते हैं अंडजनन। सही आंसर होगा डी, ठीक है। नेक्स्ट नंबर में आते हैं हम लोग भाई अगले सवाल में। मादा में मुखीय गर्भ निरोधक किसे कहा जाता है? मुखीय गर्भ निरोधक, तो मुखीय गर्भ निरोधक जो कहा जाता है, ये अंडोत्सर्ग को कहा जाता है। 4 का आंसर होगा 1 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं। अगला सवाल है आपके पास, ब्रीवरी का संबंध किससे होता है? क्वेश्चन है ब्रीवरी का संबंध किससे होता है? तब ब्रीवरी का जो संबंध होता है आपको सेक्रोमाइसिस से होता है। किससे? सेक्रोमाइसिस से, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं। अगला सवाल, यूरेसिल किससे संबंधित होता है? तो यूरोसिल जो संबंधित होता है वो RNA से होता है। बाल को ध्यान दीजिएगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड, उसका पूरा नाम होता है RNA से समझता है यूरोसिल्स, ठीक है। नेक्स्ट में, और यहाँ पे DNA है, तो DNA का पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? SL मिलर, यानी कि एक 3 वैज्ञानिक है, SL मिलर किससे संबंधित है? तो ये जो SL मिलर जो संबंधित है, ये जीवन की उत्पत्ति एवं विकास के कार्यों में योगदान देने के लिए संबंधित है, मिलर, ठीक है। याद रखिएगा, विकासवाद के उपयोग और अनुप्रयोग, तो विकासवाद ये नव डार्विनवाद, तो डार्विन होगा। लैमार्कवाद, तो लैमार्क, और विकासवाद का सिद्धांत भी चार्ल्स डार्विन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्षय रोग, क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? क्वेश्चन है कि क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? क्षय रोग को ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं, और ये मुख्य रूप से आपको हवा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? हवा के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि प्रदूषित जल के द्वारा, तो टाइफाइड होता है, इसको याद रखिएगा, टाइफाइड होता है जल के द्वारा, याद रखेंगे हम लोग, प्रदूषित जल के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला सवाल, जल धारण क्षमता किसमें किसका गुण होता है? तो भाई याद रखेंगे, जल धारण की क्षमता सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? मृदा में होती है। हालांकि पौधों में भी होती है, लेकिन यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा? मृदा होगा, क्योंकि पौधों में जल धारण के लिए जाइलम एक प्रकार का उत्तक होता है, इसको याद रखिएगा, जाइलम। ये तो पौधों में 2 तरह के उत्तक होते हैं, एक जाइलम होते हैं और एक आपका फ्लोएम होता है। फ्लोएम जो होता है बच्चों, ये फल यानी कि उत्पाद पहुंचाने के लिए होता है पत्ती से जड़ तक, और जाइलम जो होता है जड़ से पत्ती तक। देखिए, ज से जड़ होता है, ज से जल होता है, जो से जड़ से पत्ती तक जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 9 के बाद 10 नंबर क्वेश्चन साफ हो गया, और ये आपके सामने रह गया।
आ जाएगा, टेंशन ना लीजिए। क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास, देखिए क्या लिखा है। एंटीबायोटिक शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? तो पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि एंटीबायोटिक होता है क्या। एंटीबायोटिक है ना, जो बॉडी को रोगों से प्रतिरक्षा करता है उसे कहते हैं एंटीबायोटिक शब्द। इसकी सर्वप्रथम प्रयोग किया था बॉक्समैन ने, ठीक है। और ये भी याद रखिए 1942 ईस्वी में 1942 ईस्वी में इसकी यूज किया गया था एंटीबायोटिक शब्द का, ठीक है। पास्चर, लुइस पास्चर याद रखिएगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये आपका पेनिसिलिन से आविष्कार किया गया है। नेक्स्ट में आते हैं, काजू निम्नलिखित में से कौन सा फल कहलाता है? तो एक चीज और याद रखिए, काजू को ड्राई फ्रूट भी कहा जाता है, ड्राई फ्रूट, और जिसको कह सकते हैं सूखा फल। कैसा फल? सूखा फल होता है काजू, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। क्वेश्चन है कि काजू निम्नलिखित में से कैसा फल है? तो ये आपका नट, ऑप्शन के हिसाब से यथार्थ, बेरी, नट, नट होगा आपका सही जवाब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखिए अगला सवाल में क्या लिखा हुआ है। जब संतति की, क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? तब यह क्या कहलाता है? तो यहाँ पर देखिए एकल जनक यानी कि एक ही जनक चाहिए, ठीक है। तब पुरुष भी वही रहेगा, मादा भी वही रहता है, एक ही कहलाएगा अलैंगिक। और जहाँ यहाँ पर एक के जगह पर रह जाता है दो, क्या रह जाता है? दो। तो दो का मतलब होता है लैंगिक, जैसे एगो पुरुष एगो मादा, यानी एक ठेठ में कहते हैं एगो जन्नी एगो मर्दाना, उसी को कहते हैं लैंगिक जनन, ठीक है। यहाँ पे अलैंगिक जनन होगा एक के लिए, ये एक के लिए होता है और ये होता है आपका दो के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अगले सवाल में आइए, निम्न में से कौन सा एक लिंगी प्राणी है? एक लिंगी प्राणी पूछा जा रहा है आपका, तो कौन है भाई? सरसों है, गुड़हुल है, या फिर, चलिए क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सरसों है, गुड़हुल है, पपीता है, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो एक लिंगी प्राणी है यहाँ पे पपीता होगा, ठीक है, इसको याद रखेंगे। गुड़हुल नहीं होता है, सरसों भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगला सवाल में, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? बीज चोल, तो बीज चोल आपका लीची का खाते हैं हम लोग, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, अगला सवाल है कि अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? तो एक चीज जरा सा याद रखेंगे, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ दिया है कि अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं, यहाँ पर कितने कूट। तो कूटों की समय सीमा नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं एक सीमा बनाया गया, ये आपका 64 होता है, 64, इसको याद रखेंगे, है ना। नेक्स्ट सवाल, भ्रूणपोष, अगला सवाल में देखेंगे, भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? तो जिसमें भ्रूणपोष पाए जाते हैं उसे हम लोग एंडोस्पर्मिक कहते हैं, एंडोस्पर्मिक भ्रूणपोष वाला को, इसको याद रखिएगा। एक होता है एंडोस्कॉर्पिक, एक होता है एंडोस्पर्मिक, ठीक है। नेक्स्ट, मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? इसको याद रखेंगे। मेंडल कौन था? तो आपका अनुवांशिकी के जनक को कहा जाता है मेंडल, और मेंडल ने अपने अध्ययन में किया था 7 लक्षणों का अध्ययन, या इसको याद रखेंगे, 7 लक्षण का अध्ययन किया था मेंडल ने। और सबसे पहले किस चीज के दाने पर? तो मटर के दाने पर इसने प्रयोग किया था, पी के दान संरचना पर। नेक्स्ट अगला फिर से सवाल देखिए, मेंडल ने क्या प्रतिपादित किया? अरे भाई तभी अभी तो सीखेंगे। मेंडल ने अनुवांशिकता का नियम का पालन किया था, अनुवांशिक गुणों के नियमों को पालन किया था मेंडल ने, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए भाई, और इसी के साथ हम लोग आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। निकुलियक अम्ल पॉलीमर है, यहाँ देखिए पॉलीमर, पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी, पॉली का मतलब होता है मेनी, यानी कि एक से अधिक। तो निकुलियक अम्ल, तो नाम क्या छुपा हो? निकुलियक। अब खोजिए इसमें निकुलियक कहाँ पर लिखा है, यहाँ निकुलियोटाइड। अब कहिएगा यहाँ भी निकुलियक, यहाँ भी, तो ये देखिए ये प्रोटीन का है और क्या है? साइड का है, तो ये दोनों नहीं होगा, आपका आंसर क्या होगा? 1 नंबर निकुलियोटाइड का ही आपका बनेगा, ठीक है, एमिनो अम्ल का नहीं होता है। नेक्स्ट में, डीएनए के पायरिमिडीन में क्या पाया जाता है? डीएनए के पायरिमिडीन में पाया जाता है सर थाइमिन और साइटोसिन। ये डीएनए का 4 भागों में से 2 भाग है, डीएनए का थाइमिन और साइटोसिन पाया जाता है यार, ठीक है। नेक्स्ट अगला सबसे जबरदस्त सवाल है भाई, सहेली क्या है? सहेली क्या है? तो सहेली एक प्रकार का मुख्य रूप से क्या होता है? एस्टेरॉइड, नॉन एस्टेरॉइड गोली होता है, ठीक है, जो मानव मादा के लिए मुख्य गर्भ निरोधक का काम करता है। तो इसका जवाब बी और सी होगा,
तो देखिए सी नंबर में, डी नंबर में ऑप्शन में आपको लिखा रहता है। सही जवाब की बात करेंगे तो यहाँ डी हो जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा हमारे पास डी नंबर, सहेली एक प्रकार का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। अगला सवाल यहाँ पे थोड़ा सा समय लग जाएगा कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। अनुवांशिकी शब्द किसने प्रस्तावित किया है? और ये क्वेश्चन देखिए आज मेरे दोस्त तीसरी बार क्वेश्चन आ चुका है कि अनुवांशिकी शब्द का प्रस्तावित किसने किया था। तो अनुवांशिकी के अगर जनक आपसे पूछ दिया जाए तो आपका जवाब मेंडल हो जाएगा, लेकिन शब्द किसने प्रस्तावित किया था तो ये वाटसन हो जाएगा। ठीक है, वाटसन एंड क्रिक होता है। अनुवांशिकी शब्द के जनक वाटसन एंड क्रिक, इसको याद रखेंगे। क्रिक तो ऑप्शन में है नहीं तो वाटसन ही चलेगा, और ये वेटसन लिखा हुआ है, ये वाटसन होता है। ठीक है, वाटसन एंड क्रिक। नेक्स्ट में आते हैं, क्रमिक विकास का योगदान है। क्रमिक विकास किसमें होता है, ये कहने का मतलब होता है तो स्वपरागन, परपरागन, कायिक प्रवर्धन, संक्रमण। इसका जवाब होगा परपरागन। अच्छा, परपरागन किसको कहते हैं? तो जो एक से निकल के दूसरे में जाता है, यहाँ से निकलेगा परागन और दूसरे पे जाएगा तब परपरागन हो गया। और स्वपरागन क्या होता है? एक से निकल करके उसी में रह जाएगा, उसे कहते हैं स्वपरागन। ठीक है, नेक्स्ट अगला मेरे दोस्त, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है? तो पहले मैं बता देना चाहता हूँ, काजीरंगा राष्ट्रीय नेशनल उद्यान आपका पड़ता है असम में, इसको याद रखिएगा। काजीरंगा कहाँ पड़ता है? असम में। असम में और क्या पड़ता है? मानस पड़ता है। ठीक है, और काजीरंगा में क्या पाया जाता है? एक सींग वाला गैंडा, एक सींग वाला गैंडा, एक सींग। तो यहाँ गैंडा डी नंबर में है तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, एक सींग वाला गैंडा। नेक्स्ट में आते हैं, निम्न में से कौन सा जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? तो इस सवाल का देखिए क्वेश्चन से क्या ताल्लुकात रखता है कि निम्न में से कौन सा बीमारी जीवाणु से होने वाले नहीं है? जीवाणु से तो इन्फ्लुएंजा होता है मेरे दोस्त, वायरस से। याद रखिएगा, इन्फ्लुएंजा किससे होता है? वायरस से होता है। बाकी टाइफाइड, कुष्ठ, डिप्थीरिया ये सब जीवाणु से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस में देखिए, ऐसे पदार्थ जिनके प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया? प्रतिरक्षा। इसको पकड़िए, ये प्रतिरक्षा है। तो प्रतिरक्षा किसके लिए होता है? एंटीबॉडी के लिए होता है। किसके लिए होता है? एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी में भी क्या होता है? तो टी लिम्फोसाइट याद रखिएगा, क्वेश्चन कभी कभी अंदर से उठा दिया जाए आपसे, तो टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट रहेगा, प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस में, कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है जो होती है किसमें? तो कैपेसिटेशन की प्रक्रिया जो होती है मादा जनन मार्ग में, मादा यानी कि स्त्री जिसको कहते हैं उसके जनन मार्ग में होती है कैपेसिटेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। मिट्टी को उपजाऊ बनाने में कौन सहायक करता है? तो मिट्टी को उपजाऊ बनाने में मूल रूप से क्या करेगा? खाद करेगा। तो इसका जवाब क्या चलेगा? जैविक खाद चलेगा। ठीक है, ये आपका किस में आता है? ईस्ट। तो ये सड़ाने गलाने के काम आता है, सड़ाने गलाने में। कीटनाशक क्या है? तो खरपतवार को नाश करने में, खरपतवार, खरपतवार या वेस्टेज जो पौधा होता है उसको नाश करने में। नेक्स्ट देखिए, जैविक खाद का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो जरा सा इसको देखेंगे हम लोग कि जैविक खाद का मुख्य स्रोत क्या। तो जैविक खाद में आता है कौन कौन? तो जीवाणु आता है, कवक आता है, और एक और आता है साइनोबैक्टीरिया। याद रखिएगा, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, एक बार फिर से कर देते हैं हम लोग। जैविक खाद का मुख्य होता है जीवाणु होता है, और एक आपका कवक होता है, और एक आपका होता है साइनोबैक्टीरिया। यहाँ पे हम लिख देते हैं साइनोबैक्टीरिया। याद रखेंगे हम लोग, ये तीन ऑप्शन में से एग्जाम में कोई भी आ सकता है, कवक, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया। या तो इसमें कह सकता है जैविक खाद के मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो तीन ऑप्शन रहेगा और एक ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट में आइए, अगली सवाल, दलहनी, ये सॉरी गलती लिखा गया है किताब वालों की तरफ से, इसमें दलहनी होना चाहिए, दलहनी होना चाहिए। ठीक है, दलहनी पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु? तो ये राइजोबियम जीवाणु होता है। ठीक है, कौन सा जीवाणु? राइजोबियम जीवाणु होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए भाई, क्या कहता है? पास्चुराइजेशन में क्या होता है? तो देखिए, अगर दूध का आपसे पूछा जाए तो इसमें याद रखिएगा 65 से लेकर के 67 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। केवल दूध के लिए ध्यान दीजिएगा,
ये पूछ रहा है पास्चुराइजेशन में गर्म करते हैं, तो अगर दूध का पूछा जाए तो 65 से, लेकिन अगर दूध के अलावा किसी भी तरल को पूछा जाता है तो 70 से 72 डिग्री होता है, तो ऑप्शन आपका डी चलेगा। अगर दूध के अलावा कोई तरल डिग्री पूछे तो 72-73 डिग्री सेल्सियस पर कितना, मात्र 15 सेकेंड, या फिर कह सकते हैं ऐसे किताब में कहीं कहीं पे 15 सेकेंड या 20 सेकेंड देता है, लेकिन मेरे हिसाब से उसे 10 मिनट तक के गर्म कर लेना चाहिए और उसके बाद उसे शीघ्रता से ठंडा कर देना चाहिए था। ठीक है, ये आंसर आपका डी हुआ। लेकिन दूध का पूछेगा तो 65 से 67 और तरल का पूछेगा तो 70 से 80 के बीच, यानी 72-73 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट अगले सवाल में ये, शराब उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग करते हैं? शराब उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग करते हैं? तो क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए दोस्तों कि दूध से दही, तो लैक्टोबैसिलस याद रखिएगा। अगर दूध से दही पूछ दिया जाए तो क्या इस्तेमाल करेंगे? लैक्टोबैसिलस इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे पूछ रहा है शराब, तो आपका इस्तेमाल होगा ईस्ट। क्या होगा? ईस्ट। क्योंकि थोड़ी देर पहले ही हमने बताया था ईस्ट का काम होता है सड़ाना, और शराब क्या होता है? सड़ा करके ही बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट दूध से दही, हाँ, देखिए दूध से दही, अभी मैंने बताया कि लैक्टोबैसिलस से क्या बनता है? दूध से दही। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 33 का बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट इको आरआई एंजाइम क्या होता है? इको आरआई, तो इको आरआई एंजाइम का स्रोत है ई कोली। ठीक है, इसमें ज़्यादा मैं कुछ डिस्कस नहीं करूंगा, डायरेक्ट ई कोली याद रखिए। नेक्स्ट में आइए, अगला सवाल, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का तकनीकी की खोज किसने की थी? रिकॉम्बिनेंट, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए की खोज की थी एस कोहेन एवं एच बोयर। आपका सी नंबर सही आंसर है, क्योंकि मेरा मेन मोटो है आपके पास सही आंसर पहुंचाना। टिड्डा क्या है? तो टिड्डा एक प्रकार का प्राथमिक उपभोक्ता होता है। बुक इसका दे रहा है आंसर ये वाला, जो कि गलत है, बुक का आंसर गलत है, हमारा इसका सही आंसर है बी नंबर, प्राथमिक उपभोक्ता बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं। अब ये भी कुछ लोगों का सवाल है कि सर प्राथमिक उपभोक्ता है क्या? तो चूंकि यह घास खाता है, तो जो भी घास खाते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं। जो मांस खाते हैं वो द्वितीयक में आता है, जो उच्च मांसाहारी होते हैं वो तृतीयक उपभोक्ता में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? तो जनसंख्या, सबसे पहले नंबर जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, याद रखिएगा आपके लिए क्वेश्चन रहता है जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। अगर जनसंख्या अधिक हो जाता है तो आय में कमी हो जाएगा, जमीन में कमी हो जाएगा, खनिज पदार्थों कमी। इसका जवाब क्या होगा? इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर में आइए भाई, अगला क्वेश्चन, एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे होते हैं, तो हरे पौधे हमेशा क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं, चूंकि इनका काम होता है भोजन निर्माण करना। उपभोक्ता कौन होते हैं? तो उपभोक्ता होते हैं खाने वाले, पचाने वाले, खाने वाले। और अपघटक कौन होते हैं? सड़ाने वाले। तो यहाँ पे याद रखेंगे, बनाने वाले को उत्पादक कहते हैं, खाने वाले को उपभोक्ता कहते हैं, सड़ाने वाले को अपघटक कहते हैं। पारिस्थितिकी के 3 अंग। अगला सवाल, गिर अभयारण्य कहाँ है? तो गिर प्रसिद्ध है, तो गिर गया गुजरात में। मैंने ट्रिक भी आपको बताया था, गिर कहाँ पड़ता है? गुजरात में। अभी मोरबी का ब्रिज गिरा है कहाँ पे दोस्तों? तो गुजरात में। गिर गया गुजरात में, किसके लिए है? तो शेर के लिए। गिर नेशनल पार्क किसके लिए है? शेर के लिए। देखिए नेक्स्ट में आइए, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? और इसका भी आंसर मेरे ख्याल से आपका ऑप्शन के हिसाब से नहीं है, चूंकि रेड डाटा में विलुप्त पक्षी भी होता है, दुर्लभ भी होता है, आपत्तिग्रस्त नहीं होता है, संकटग्रस्त होता है। इसको याद रखेंगे, संकटग्रस्त। तो जो भी संकटग्रस्त प्रजाति रहता है उसकी सूची रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए कि मारना ही मारना है, तो आपको सबसे बेस्ट सुटेबल आंसर चलेगा बी नंबर। चूंकि दुर्लभ का मतलब ही होता है सब जगह नहीं उपलब्ध होना, यानी संकट की स्थिति में तब वो दुर्लभ हो गई है। ठीक है, तो अगर इस हिसाब से चलेंगे तो बी आंसर होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट चलिए 40 हो गया है हमारे पास। अब आते हैं 41 नंबर, और ये लाइकन सूचक शब्द, तो SO2 सल्फर होता है, जो आपको पहले से टिक मारा गया, बिल्कुल सही है। और हेरोइन क्या होता है? तो हेरोइन एक प्रकार की निश्चेतक दवा होती है, निश्चेतक दवा, याद रखेंगे। निश्चेतक दवा यानी कि किसी को दे देने पर नशीला पदार्थ, ठेठ में कहिए नशीला पदार्थ, नशा करने वाला, कौन सा पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, नशीला करने वाला पदार्थ होता है। और डाई एसिटाइल मॉर्फिन होता है, जो कि सी नंबर बिल्कुल सही है ऑप्शन आपका, डाई एसिटाइल मिश्रण। ठीक है, तो ये तो था हमारे मॉडल नंबर 1
बायोलॉजी का टारगेट पेपर यानी कि बायोलॉजी का सॉल्यूशंस टारगेट पेपर का है। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का मैं हर सब्जेक्ट का आपके साथ उपलब्ध होके आ जाऊं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। साथ में जितने भी बच्चे 2023 में BSEB 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके साथ शेयर करते रहिए और मैं आपके साथ प्रतिदिन रोजाना लाइव मॉक टेस्ट के साथ आता रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।